Audiobook Emporium. दोस्तों, आपको याद होगा एक टाइम था जब टीवी पर रोमांटिक सीन्स, किसिंग, कॉन्ट्रासेप्टिव्स या कॉन्डम्स के एड्स देखने पर माता पिता फट से चैनल बदल दिया करते थे। वहीं बच्चे भी अनकंफर्टेबल फील करके चुपके से उठकर चले जाया करते थे। अगर किसी ने पूछ भी लिया कि टीवी पर क्या बोल रहे हैं, तो आसपास के बड़े तुरंत टॉपिक बदल दिया करते थे। लेकिन ये सब तब की बात थी। आज इंटरनेट और ओटीटी प्लेटफॉर्म्स की बदौलत काफ़ी बदलाव आ गया है। हम पहले जैसा ऑकवर्ड फील नहीं करते। हाँ, ये बात और है कि सेक्स या सेक्सुअल एजुकेशन के बारे में हम आज भी खुलकर बात करना अवॉइड करते हैं। लेकिन सेक्स एजुकेशन हासिल करना हर इंसान के लिए बेहद ज़रूरी है, और ये तभी पॉसिबल है जब हम खुलकर इसके बारे में बात करें। खाने पीने और नींद की तरह सेक्स भी एक इंसान की लाइफ का इम्पोर्टेंट पार्ट है। इसलिए ज़रूरी है कि हर इंसान को अपने फिजिकल और मेंटल हेल्थ के लिए सही समय पर सेक्स एजुकेशन लेना चाहिए। पर ये सही समय क्या होता है? दोस्तों, हर वो इंसान जो प्यूबर्टी वाली फेज में है, यानी वो एज जब बच्चों के शरीर में बदलाव आना शुरू हो जाते हैं और वो टीनेज की तरफ बढ़ने लगते हैं, या फिर वो जो रिप्रोडक्टिव एज यानी प्रजनन आयु में हैं, उन्हें सेक्स एजुकेशन दिया जाना चाहिए। पर ये सेक्स एजुकेशन क्या है? क्या ये सिर्फ फिजिकल रिलेशनशिप बनाने के प्रोसेस के बारे में है? बिल्कुल नहीं। सेक्स एजुकेशन एक ऐसा टॉपिक है जिसमें बहुत सारी चीज़ों के बारे में बात की जाती है। सेक्स एजुकेशन एक इंसान को उसकी सेक्सुअल हेल्थ, सेक्सुअल एक्टिविटीज़, सेक्स की सही उम्र, फर्टिलिटी, बर्थ कंट्रोल और सेक्सुअल प्लेजर जैसी तमाम बातें सिखाती है। इसलिए ये बेहद ज़रूरी है कि सेक्स एजुकेशन के बारे में खुलकर बात की जाए। आजकल लोग स्कूलों और पब्लिक प्रोग्राम्स के जरिए सेक्स एजुकेशन से लोगों को अवेयर कर रहे हैं। बाकायदा गवर्नमेंट और कई नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन भी सेक्स एजुकेशन को लेकर गांवों और शहरों की महिलाओं और पुरुषों के लिए अवेयरनेस प्रोग्राम चला रही हैं। इन प्रोग्राम्स के द्वारा वो कई सारे टॉपिक्स के बारे में लोगों को बताते हैं, जिससे कि वो HIV एड्स जैसी सेक्सुअल डिसीज और इन्फेक्शन से बच सकते हैं और दूसरों को भी अवेयर कर सकते हैं। यही नहीं, सेक्स एजुकेशन के द्वारा अनवांटेड प्रेगनेंसी, पीरियड्स, कॉन्ट्रासेप्टिव का यूज़ और मेनोपॉज जैसी चीज़ों के बारे में भी बताते हैं। दोस्तों, मैं हूँ आरजे शिल्पी और आप सुन रहे हैं ये सीरीज इम्पोर्टेंस ऑफ सेक्स एजुकेशन कुकू एफएम पर। कुकू एफएम, सुने जो मन चाहे। सेक्स दो लोगों के बीच इमोशनल और फिजिकल बॉन्डिंग क्रिएट करने का जरिया है। इसलिए इसकी सही और पूरी जानकारी उन दोनों को होनी चाहिए जो सेक्सुअल रिलेशनशिप में आगे बढ़ रहे हैं। सेक्स एजुकेशन एक बहुत ही इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव टॉपिक है जिसके बारे में हर एडल्ट को पता होना चाहिए। आगे के एपिसोड्स में हम इससे जुड़ी हर बात जानेंगे। अपने मन में आ रहे सारे सवालों के साथ हमसे जुड़े रहिए और सुनते रहिएगा Audiobook कुकू Emporium. एफएम। इंडियन सोसाइटी में सेक्स को महिलाओं की सैंक्टिटी यानी पवित्रता के साथ जोड़कर देखा जाता है, और महिलाओं की वर्जिनिटी की बात करें तो उसे लेकर आज भी लोगों की सोच ऑर्थोडॉक्स ही है। वहीं दूसरी तरफ इस सोसाइटी में पुरुषों की वर्जिनिटी की ना तो कोई बात करता है और ना ही उसमें कोई दिलचस्पी रखता है। इसलिए सेक्स एजुकेशन को बढ़ावा दिया जा रहा है, क्योंकि इससे समाज में फैले मिथ्स को दूर किया जा सकता है। अगर बात करें कि सेक्स की सही उम्र की, तो 18 वर्ष की उम्र में पहली बार सेक्स करना सही है या गलत, इस पर डॉक्टर्स की या एक्सपर्ट्स की अलग अलग राय हो सकती है। लेकिन ये बात भी सच है कि इस उम्र तक आते आते लड़के और लड़कियों का मेंटली और फिजिकली डेवलपमेंट हो जाता है। 18 साल की एज तक उनमें समझदारी आ जाती है और वो अपने फैसले सोच समझ कर ले सकते हैं। वहीं लड़कियों में 18 वर्ष की उम्र तक फिजिकल डेवलपमेंट पूरी तरह हो जाता है। एक सर्वे के मुताबिक भारतीय लोग लगभग 22 साल की उम्र में पहली बार सेक्स करते हैं। आपको बता दें कि सेक्स के लिए केवल 26.8% लोग ही
इसके लिए पूरी तरह से तैयार होते हैं। इस डेटा को माने तो इंडिया में सेक्स एजुकेशन की सख्त ज़रूरत है और सेक्स पर खुलकर बात करने की भी ज़रूरत है। दूसरी ओर हमें सेक्स और शादी को अलग नज़रिए से देखने की बहुत ही सख्त ज़रूरत है। ये ज़रूरी नहीं कि हर वो इंसान जो फिजिकल रिलेशनशिप में है वो शादीशुदा हो। ज़रूरी ये है कि हर इंसान को सेफ सेक्स के बारे में पता होना चाहिए। खास करके टीनेज बच्चों को इस बारे में माता पिता या टीचर्स को खुलकर बताना चाहिए। ये बहुत ही नेचुरल है कि हर इंसान अपनी टीनेज में ऑपोजिट सेक्स की तरफ अट्रैक्ट होता है, फिर चाहे वो हमारे बच्चे ही क्यों ना हों। यहाँ रिस्पॉन्सिबल पेरेंट्स और टीचर्स होने के नाते हमारा फर्ज बनता है कि हम उन्हें वो हर जानकारी दें जिससे वो सेक्स से जुड़े सही डिसीजंस ले पाएं। सेफ सेक्स का अर्थ है दोनों पार्टनर्स के कंसेंट यानी राजी होने पर फिजिकल रिलेशनशिप से बनाना और इसे बनाते वक्त सही तरीके से कॉन्ट्रासेप्टिव का यूज करना, जिससे अनचाही प्रेगनेंसी या सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शंस ना हो। कंसेंट और सेफ सेक्स सेक्सुअल एजुकेशन के बेसिक्स में आता है। हमारे समाज में आज भी सेक्स पर बात करने में हिचक है, जबकि सेक्स बाकी ह्यूमन बॉडी फंक्शंस की तरह एक बहुत ही नेचुरल चीज़ है। यही नहीं, सेक्स से जुड़ी बाकी चीज़ें जैसे पीरियड्स, कॉन्ट्रासेप्शन, मैस्टरबेशन, ऑर्गेज़म, सेक्सुअल ड्राइव, प्रेगनेंसी आदि के बारे में भी खुलकर बात की जानी चाहिए। यही सेक्स एजुकेशन मिलने पर आप अपने रिलेशनशिप को बेहतर बना सकते हैं, साथ ही लाइफ की बहुत सारे डिसीजंस सही तरीके से ले सकते हैं। इन डिसीजंस में सेक्स की सही उम्र, कॉन्ट्रासेप्टिव्स का यूज़, प्लान्ड प्रेगनेंसी, फैमिली प्लानिंग आदि आती है। इमेजिन कीजिए कि अगर किसी इंसान को सही जानकारी दी जाए तो वो अपनी हेल्थ और लाइफ दोनों पर कंट्रोल पा सकता है। कितने ही लाइफ के इश्यूज हों, जैसे कि अनवांटेड प्रेगनेंसी का रोकना, सेक्सुअल इन्फेक्शन से बचना और बिना प्लानिंग बच्चे पैदा करने पर सही डिसीजन ले सकते हैं। फर्स्ट इंटरकॉर्स यानी यौन संबंध को लेकर सर्वे और रिपोर्ट्स की बात करें तो पहली बार सेक्स करने के लिए फिजिकली और मेंटली प्रिपेयर होना बहुत ज़रूरी है। उम्र के आधार पर अपनी वर्जिनिटी लूज करने का कोई राइट टाइम नहीं हो सकता। वर्जिनिटी लूज करने और सेक्स का राइट टाइम है खुद आपकी इच्छा और समझ। अगर बात करें 20 से 29 साल के एज ग्रुप के लोगों की, तो इस उम्र में पुरुष टेस्टोस्टेरॉन की वजह से हायर सेक्स ड्राइव फील करते हैं। इस दौरान ऑर्गेज़म के लिए ज़रूरी हार्मोन सामान्य रूप से हाई लेवल पर होते हैं। हालांकि कई बार पुरुषों को अपनी सेक्स परफॉर्मेंस को लेकर टेंशन का भी सामना करना पड़ सकता है, जिसके कारण वो एरेक्टाइल डिस्फंक्शन का शिकार हो सकते हैं। एरेक्टाइल डिस्फंक्शन वो प्रॉब्लम है जिसकी वजह से पुरुष अपने पीनस यानी यौन लिंग को इरेक्ट नहीं कर पाते हैं। इस वजह से उन्हें कॉन्फिडेंस की कमी, लो सेल्फ एस्टीम और डिप्रेशन जैसी प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़ता है। पर घबराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मेडिकल ट्रीटमेंट से इसका इलाज किया जा सकता है। कई बार लाइफस्टाइल या स्ट्रेस की वजह से ये प्रॉब्लम टेम्पररी होती है और खुद ब खुद ठीक हो जाती है। 20 से 29 की एज ग्रुप में महिलाएं भी सबसे ज़्यादा फर्टाइल होती हैं, लेकिन वो फिजिकल रिलेशनशिप को लेकर काफ़ी सीरियस भी रहती हैं। शायद इसकी वजह समाज में फैली हुई धारणाएं भी हो सकती हैं। एक्सपर्ट की माने तो 30 साल की उम्र के बाद भी पुरुषों की सेक्स ड्राइव बहुत स्ट्रॉन्ग रहती है, लेकिन 40 तक पहुंचते पहुंचते वो धीरे धीरे वीक पड़ने लगती है। ये ऐसा समय होता है जब वो अपने करियर, फैमिली या मैरिड लाइफ के लिए सीरियस होते हैं, जो उनकी सेक्स करने की इच्छा को इफेक्ट कर सकता है। इस दौरान महिलाओं के अंदर फिजिकल तौर पर कई तरह के बदलाव आते हैं और उनके हार्मोन भी इफेक्ट होते हैं। वहीं पुरुष भी एक साइकोलॉजिकल फेज से गुजरते हैं जहां दोनों को हाई सेक्स ड्राइव का अनुभव होता है। वहीं प्रेगनेंसी के बाद पुरुष और महिलाएं दोनों ही अलग तरह के फेज से गुजरते हैं। फिर बच्चे के जन्म के बाद कपल्स की लाइफ में इमोशनल और साइकोलॉजिकल प्रेशर भी बढ़ने लगता है।
ब्रेस्ट फीडिंग, बच्चे की देखभाल और काम का बोझ कपल की सेक्स लाइफ पर भारी पड़ सकता है। पर दोनों पार्टनर्स में अगर सही तालमेल हो और दोनों को सेक्स से जुड़ी सही जानकारी हो, तो वो लाइफ के हर स्टेज पर सेक्स एंजॉय कर सकते हैं। यहाँ पर सेक्स एजुकेशन बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल निभाता है। राइट एज फॉर सेक्स के बाद जो सवाल हर किसी के मन में उठता है वो होता है फर्स्ट इंटरकॉर्स, यानी पहली बार सेक्स को लेकर मन में डर, झिझक और एंजाइटी। नेक्स्ट एपिसोड में हम इस टॉपिक पर डिटेल में बात करेंगे। सोसाइटी में तरह तरह के मिथ के चलते ऐसा मान लिया जाता है कि जब कोई लड़की पहली बार इंटरकोर्स करती है तो उसे दर्द होता ही होगा। पर क्या ये सच है? तो जवाब है नहीं। पहली बार सेक्स पेनफुल होना ज़रूरी नहीं है, पर इस बात को शायद कुछ ही लोग जानते होंगे। सच सच बताइएगा, क्या आप भी उनमें से एक हैं जो इंटरकोर्स को सिर्फ पीनस और वजाइना और पेनिट्रेशन के नज़रिए से देखते हैं? अगर हाँ, तो आपने सेक्सुअल इंटरकोर्स को सही तरीके से नहीं समझा है। पहली बार इंटरकोर्स कुछ औरतों के लिए पेनफुल हो सकता है, पर ऐसे कई तरीके हैं जिससे औरतें पेन को अवॉइड कर सकती हैं। ज़्यादातर लोगों की ये धारणा है कि हाइमन के टूटने से ये पेन होता है, पर ये बात सच नहीं है। हाइमन एक बहुत ही पतला सा टिश्यू होता है जो वजाइना की एंट्रेंस को कवर करता है। पहली बार पेनिट्रेशन के दौरान हाइमन टूट जाता है, जिससे कभी कभी औरतों को पहले इंटरकोर्स के टाइम पेन महसूस होता है। क्या आप जानते हैं कि ज़्यादातर औरतों का हाइमन पहले इंटरकोर्स से नहीं बल्कि उससे कहीं पहले टूट जाता है। इससे उस औरत की वर्जिनिटी का कोई लेना देना नहीं है। हाइमन के टूटने की अलग अलग वजह हो सकती हैं, जिनमें साइकिलिंग, रनिंग, स्विमिंग, जिम्नास्टिक्स वगैरह हो सकती हैं। पर सोचने वाली बात यह है कि कई बार हाइमन के ना होने पर भी औरतें फर्स्ट इंटरकॉर्स के समय पेन महसूस Audiobook करती हैं। Emporium. जानते हैं क्यों? तो चलिए आपको बताते हैं ऐसा क्यों होता है। सेक्स और प्लेजर इन दोनों रास्तों की चाबी है फोरप्ले। फोरप्ले सेक्सुअल इंटरकॉर्स का वो स्टेज है जहां दोनों पार्टनर्स एक दूसरे को अराउज यानी उत्तेजित करते हैं। इस उत्तेजना में दोनों के शरीर से कुछ फ्लूइड्स निकलते हैं जो पीनस और वजाइना को लुब्रिकेट करते हैं। इस लुब्रिकेशन की वजह से सेक्सुअल इंटरकॉर्स बहुत आसान हो जाता है, क्योंकि इसमें पेनिट्रेशन करना बहुत इजी हो जाता है। साथ ही फोरप्ले इंटरकॉर्स को बहुत ही प्लेजरेबल बना देती है। फोरप्ले के दौरान कुछ चीज़ों का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कंसेंट, यानी दोनों पार्टनर्स का सेक्स के लिए राज़ी होना। ये सेक्सुअल रिलेशनशिप की बुनियाद है। ज़बरदस्ती करना दोनों पार्टनर्स के लिए हानिकारक हो सकता है, साथ ही ये इलीगल और अनएथिकल भी है। अगर दोनों पार्टनर राज़ी हैं तो पहले इंटरकॉर्स या फिर हर इंटरकॉर्स को एंजॉयबल बनाने के लिए सबसे पहले दोनों पार्टनर्स को सेक्स के दौरान एक दूसरे की पसंद और नापसंद जान लेना चाहिए। ये ज़रूरी नहीं कि जो आपको पसंद हो वही सेम चीज़ आपके पार्टनर को भी भा जाए। किसिंग, स्ट्रोकिंग, सेंशुअल टॉकिंग और बहुत ही अन्य चीज़ें हैं जो फोर प्ले को इम्पोर्टेंट बनाती हैं। सेक्स के दौरान प्लेजर वो सीढ़ी है जिस पर दोनों पार्टनर्स साथ में चलकर ऑर्गेज़म महसूस कर सकते हैं। ऑर्गेज़म वो मोमेंट है जब दोनों पार्टनर इंटरकॉर्स से पूरी तरह सैटिस्फाइड हो जाएं। हर बार की तरह पहला इंटरकॉर्स भी प्लेजर पर फोकस्ड होना चाहिए। इसके लिए ज़रूरी है संयम बनाए रखने की और स्लोली स्लोली आगे बढ़ने की। जल्दबाजी करने से दोनों पार्टनर्स को पेन हो सकता है। अगर इन सब चीज़ों का ध्यान रखने के बाद भी आपको पहले इंटरकॉर्स या किसी भी इंटरकॉर्स के टाइम पेन होता है तो एक बार गायनेकोलॉजिस्ट को ज़रूर कंसल्ट कर लें। इन्फेक्शन भी पेन का एक मेन रीज़न हो सकता है। इन्फेक्शन एक पार्टनर से
दूसरे पार्टनर तक आसानी से फैल सकता है, जैसे एसटीडी, वुल्वा वेस्टिबुलिटिस जैसे इन्फेक्शंस अलग अलग तरह के हो सकते हैं। अगर कोई इंसान इन्फेक्शन से जूझ रहा है तो उसे डॉक्टर की सलाह लेनी चाहिए। वही एक वजह एसटीडी भी हो सकती है। सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिसीजेज एक से दूसरे तक जल्दी में फैल जाती है। यदि फिजिकल रिलेशन बनाने के दौरान पेन महसूस होता है तो इसका कारण सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिसीजेस का इन्फेक्शन भी हो सकता है, जिसकी वजह से दर्द होने लगता है। दूसरे रीजंस में स्ट्रिप्ड यूट्रस की परेशानी तब होती है जब यूट्रस की पोजीशन में चेंज आता है, जैसे यूट्रस का उल्टा होना या पलटना, जिसकी वजह से महिलाओं को इंटरकोर्स के टाइम दर्द होना शुरू हो जाता है। अगर महिलाओं को इस तरह की परेशानी होती है तो डॉक्टर की सलाह लेना ज़रूरी हो जाता है। अगला रीज़न है वेजिनिज्मस। ये एक मेंटल डिसऑर्डर है जिसकी वजह से महिलाओं को सेक्स करने में डर लगता है। अगर इस दौरान इंटरकॉर्स किया जाता है तो मसल्स टाइट हो जाती हैं, जिसकी वजह से औरतों को ज़्यादा पेन होने लगता है। इसी प्रॉब्लम में डॉक्टर की सलाह पर महिलाओं को पेल्विक टेस्ट किया जाता है, जिसमें डॉक्टर इन्फेक्शन की जांच करते हैं और एक इंस्ट्रूमेंट को वजाइना के अंदर डाला जाता है। साथ ही जिन हिस्सों में दर्द होता है वहां डॉक्टर प्राइवेट पार्ट्स और पेल्विक मसल्स को हल्के से दबाकर दर्द की सही सही जानकारी Audiobook प्राप्त करती Emporium. हैं। इन तमाम रीजन्स के अलावा अगर कोई इंसान सेक्सुअल रिलेशन के दौरान होने वाले दर्द की वजह से इंटीमेसी से परहेज करता है तो इंटीमेसी में इम्प्रूवमेंट लाने के लिए सेक्स थेरेपिस्ट की सलाह लेना ज़रूरी है, जो इन सभी परेशानियों को दूर करने में मदद करते हैं। फर्स्ट इंटरकॉर्स की बात करें तो पुरुष भी पूरी तरह से कंफर्टेबल नहीं हो पाते। पहली बार फिजिकल इंटीमेसी का स्ट्रेस तो होता ही है, साथ ही एक और चीज़ है जो कभी कभी पुरुषों को आगे बढ़ने से रोकती है। वो है पुरुषों में होने वाले फोरस्किन और उससे मिलने वाला डिस्कम्फर्ट। कई पुरुषों में फोरस्किन उनके पीनस के टिप से जुड़ा होता है, जिस वजह से सेक्स के दौरान उन्हें पेन होता है। ऐसे में बिल्कुल भी घबराना नहीं चाहिए। इसका एक बहुत ही सिंपल इलाज है और वो है सर्कमसिशन। इस प्रोसीजर में डॉक्टर्स लोकल एनेस्थीसिया देकर लेज़र के द्वारा एक्स्ट्रा फोरस्किन को हटा देते हैं। सर्जरी के टाइम मिली हुई स्टिचेस 3 से 4 दिन में ठीक हो जाती हैं। इससे आगे की लाइफ में आप सेक्सुअल रिलेशनशिप को पूरी तरह से एंजॉय कर सकते हैं। तो ये रही सारी जानकारी पहले इंटरकॉर्स की और उससे जुड़ी प्रॉब्लम्स और क्वेश्चंस की। अगले एपिसोड में हम बात करेंगे हाइमन, यानी उस वजाइनल टिश्यू की जिसको लेकर सोसाइटी में तरह तरह के मिथ फैले हुए हैं और सेक्स एजुकेशन में इसकी नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। बने रहिए हमारे साथ और सुनते रहिए कुकू एफएम। हम भले ही आज कितने भी एडवांस क्यों ना हो गए, लेकिन अपनी बॉडी के बारे में बात करते आज भी हम शर्मा जाते हैं। वजह शायद ये है कि हमने कभी भी अपनी घर की औरतों को ओपनली अपनी बॉडी और सेक्स के बारे में बात करते नहीं सुना। ऐसी ही एक चीज़ है हाइमन, जिसके बारे में आमतौर पर हम किसी को बात करते नहीं सुनते। हाइमन को आज भी हम वर्जिनिटी से जोड़कर देखते हैं, जबकि ऐसा नहीं है। हर औरत की हाइमन अलग होती है। हाइमन एक पतला टिश्यू होता है जो वजाइना की एंट्रेंस पर रहता है। हाइमन को लेकर लोगों के मन में कई तरह के मिथ हैं। ज़्यादातर लोग ये सोचते हैं कि हाइमन वजाइना के मुंह को पूरी तरह से ढकता है, लेकिन हमेशा ऐसा नहीं होता है। हाइमन बस एक पतली सी लेयर होती है जो सेक्स के अलावा खेलकूद में, योगा या एक्सरसाइज करते हुए टूट सकती है। इसे वर्जिनिटी से जोड़कर देखना बिल्कुल गलत है। इसके अलावा ये भी मिथ है कि पहली बार सेक्स करने से खून निकलता है, जबकि ऐसा नहीं है। एक रिसर्च के मुताबिक 90% लड़कियों को पहली बार सेक्स करने से खून नहीं आता। अगर आप अपने पार्टनर के साथ कंफर्टेबल हैं
और फोरप्ले अच्छा है तो दर्द ना होने और खून नहीं आने के चांस ज़्यादा होते हैं। ये भी हो सकता है कि लेयर काफ़ी पतली हो या शायद जन्म के समय से ही ना हो। हर लड़की का हाइमन अलग होता है। कई बार हाइमन सेक्स के बाद भी रहता है क्योंकि ये काफ़ी लचीला होता है। इसका सेक्स करने से कोई लेना देना नहीं, इसलिए इस मिथ में कोई सच्चाई नहीं है। माना जाता है कि टैम्पून्स का इस्तेमाल करने से भी हाइमन टूट जाता है। ऐसा मानना भी एकदम गलत है। टैम्पून्स के इस्तेमाल से हाइमन को नुकसान नहीं पहुंचता क्योंकि हाइमन वजाइना के पूरे हिस्से में फैला नहीं होता, जिससे वजाइना में इतनी जगह बचती है कि टैम्पॉन आसानी से Audiobook अंदर in जा Korean. सके। अगर कोई ये सोचता है कि कोई भी गायनोकोलॉजिस्ट बता सकते हैं कि आप वर्जिन हैं या नहीं, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। कोई भी गायनो आपको हाइमन की जांच करके आपका वर्जिन होना या ना होना नहीं बता सकते हैं। ये कई बार ये अलग कारणों से भी टूट सकता है, इसीलिए ये आपके वर्जिन होने का प्रूफ नहीं है। कुछ लड़कियां छोटे हाइमन टिश्यू के साथ जन्म लेती हैं। बहुत कम लड़कियों के ऐसे हाइमन होते हैं जो वजाइना के मुंह को पूरी तरह से ढक लेते हैं या वजाइना की ओपनिंग बहुत ही छोटी होती है। मेडिकल टर्म में इस प्रकार को हाफ मून और इम्परफेक्ट हाइमन नाम से बुलाया जाता है। बॉडी के अन्य हिस्सों की तरह हाइमन भी सबके अलग अलग होते हैं। सर्कमफ्रेंशियल हाइमन इलेक्ट्रिसिटी की बात करें तो ये हाइमन वजाइना के मुंह के आसपास होता है। इसके बीच में पीरियड के समय निकलने वाले ब्लड के लिए जगह रहती है। ये आम हाइमन में से एक है। वही हाफ मून भी हाइमन का एक टाइप है। ये हाफ मून की शेप का होता है और वजाइना के मुंह को ढक कर रखता है। हाइमन कई शेप्स का हो सकता है जिसे हम एक एक करके जानेंगे। सबसे पहले बात करते हैं इम्परफोरेट की। इसे हम ऐसा समझ सकते हैं कि ये हाइमन पूरी तरह से वजाइना के मुंह को ढक कर रखता है। ऐसा बहुत कम महिलाओं का होता है, लगभग 2000 में से एक का। ऐसे हाइमन वाली महिलाओं का पीरियड रेगुलर नहीं रहता है। इस स्थिति में डॉक्टर हाइमन को हटाने के लिए छोटी सर्जरी की सलाह दे सकते हैं। इस सर्जरी को हाइमेनेक्टोमी कहा जाता है। दूसरी तरफ माइक्रो परफोरेट हाइमन सिर्फ एक छोटे छेद को छोड़कर वजाइना के मुंह के अधिकतर हिस्से को ढक लेता है। इससे मेंस्ट्रुअल ब्लड बाहर निकलता है। माइक्रो परफोरेट हाइमन के साथ वाली महिलाएं टैम्फोन या मेंस्ट्रुअल कप्स का इस्तेमाल कर पाने में सक्सेसफुल नहीं हो सकती हैं। थर्ड टाइप के हाइमन की बात करें तो क्रिबिफोम एक तरह का हाइमन होता है जो वजाइना के मुंह को ढक लेता है, लेकिन इसमें कई छेद होते हैं। वजाइना से पीरियड्स का खून तो बाहर आता है, लेकिन महिलाएं टैम्पॉन या कप का इस्तेमाल नहीं कर सकती हैं। और फोर्थ एंड लास्ट टाइप ऑफ हाइमन सेप्टेट के बारे में आपको बताएं तो ये हाइमन टिश्यू का एक पतला टुकड़ा होता है जो वजाइना के मुंह के बीच में रहता है और दो मुंह की तरह दिखता है। इस तरह के हाइमन वाली महिलाओं का पीरियड रेगुलर रहता है, लेकिन वो भी टैम्पॉन या मेंस्ट्रुअल कप का यूज कर पाने में अनसक्सेसफुल होती हैं। हाइमन का टूटना और दर्द के रीजंस पर बात करें तो पहली बार वजाइनल सेक्स करने के दौरान हाइमन स्ट्रेच हो सकता है, जिससे खून निकलने या पेन का अनुभव भी हो सकता है। ये सब के साथ हो ऐसा ज़रूरी नहीं है। साथ ही Audiobook in इसे Korean. समझना भी ज़रूरी है कि एक बार हाइमन स्ट्रेच होकर खुल गया तो ये फिर से पुरानी स्थिति में नहीं आ सकता। आइए विस्तार से हाइमन के टूटने, इसके लक्षण और होने वाले दर्द के बारे में जानते हैं। जैसे कुछ महिलाओं में हाइमन टिश्यू दूसरों से ज़्यादा होते हैं। ऐसे में जब हाइमन स्ट्रेच होता है तो दर्द महसूस होने के साथ खून भी निकलने लगता है। अगर दर्द और खून का निकलना पहली बार वजाइनल सेक्स के बाद भी ठीक नहीं होता है तो धीरे धीरे उंगलियों की मदद से हाइमन टिश्यू को स्ट्रेच करके इसे एक कम दर्द भरा अनुभव बनाया जा सकता है।
वजाइनल सेक्स के दौरान दर्द या इरिटेशन तब भी महसूस हो सकता है जब वजाइना सही तरह से लुब्रिकेट नहीं होती। अगर वजाइना में लुब्रिकेशन इनफ ना हो तो ऐसे में ल्यूब का इस्तेमाल करके हाइमन की वजह से होने वाले दर्द को कम किया जा सकता है। कहने को तो बहुत ही सिली चीज़ है, पर कई महिलाएं आजकल हाइमनोप्लास्टी सर्जरी करवा रही हैं। इस सर्जरी के द्वारा वो अपने हाइमन को दोबारा से जुड़वा रही हैं। कईयों के मुताबिक ऐसा करने से उन्हें यंग फील होता है, तो कई पहले इंटरकॉर्स की फीलिंग को दोबारा एक्सपीरियंस करना चाहती हैं। हालांकि ट्रेंड चाहे कुछ भी हो, पर वर्जिनिटी के कारण लड़कियों को जज करना इस देश की पुरानी आदत है। मजे की बात तो ये है कि हाइमन और वर्जिनिटी का आपस में कुछ लेना देना ही नहीं है। आपकी बॉडी पर सिर्फ आपका हक होना चाहिए और आप अपनी सेक्सुअल लाइफ जैसे चाहें जी सकती हैं। इसके लिए किसी को भी जज करना या अननेसेसरी कमेंट करना सिर्फ आपकी और हमारी सोच को ही दिखाता है। हमें उम्मीद है कि अगर आप किसी भी वर्जिनिटी और हाइमन को लेकर किसी गलत मिथ का शिकार होंगे तो इस इंफॉर्मेशन से आपके सारे डाउट क्लियर हो गए होंगे। इस एपिसोड में हम बात करेंगे महिलाओं को हर महीने होने वाले पीरियड्स और उनमें यूज होने वाले टैम्पॉन्स, कप्स और पैड्स के बारे में। लड़कियों या महिलाओं के शरीर में हार्मोन चेंज की वजह से वजाइना से ब्लीडिंग होती है, जिसे पीरियड्स कहते हैं। पीरियड्स महिलाओं को हर महीने होता है। इसमें एग यूट्रस से ब्लड के साथ बॉडी से बाहर आ जाता है। पीरियड्स को महीना, माहवारी, रजोधर्म, मेंस्ट्रुअल साइकिल या एमसी, इन सभी नामों से जाना जाता है। आमतौर पर लड़कियों में पीरियड्स 11 से 14 साल की उम्र में शुरू हो जाती है, लेकिन अगर थोड़ी देर या जल्दी आ जाए तो टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। पीरियड शुरू होने का मतलब होता है कि लड़की की यूट्रस डेवलप हो गई है और वो माँ बन सकती है। शुरुआत में पीरियड्स और ओव्यूलेशन के समय में अंतर हो सकता है, यानी हो सकता है कि पीरियड्स शुरू नहीं हो लेकिन ओव्यूलेशन शुरू हो चुका हो। ऐसे में गर्भ धारण हो सकता है और इसका उल्टा भी संभव है। ये बहुत इम्पोर्टेंट है कि पीरियड शुरू नहीं होने पर भी प्रेग्नेंट होना पॉसिबल है, इसलिए हर लड़की को पीरियड्स के बारे में पूरी जानकारी होनी चाहिए। खासकर हर माँ को ये ध्यान देना चाहिए कि उनके बच्चों को पीरियड के बारे में पता हो। साथ ही Audiobook पीरियड्स के टाइम Emporium. पर होने वाले प्रॉब्लम्स और पीरियड से रिलेटेड प्रोडक्ट्स को यूज़ करने का तरीका भी उन्हें बता देना चाहिए। ऐसे में जब बच्चे बाहर हों, जैसे कि स्कूल में हों या प्लेग्राउंड पर हों, वो अपना ख्याल रख सकें और ख़ुद को हैंडल कर सकें। लोग समझते हैं कि पीरियड्स की जानकारी सिर्फ लड़कियों को होनी चाहिए, पर ऐसा नहीं है। पीरियड्स के बारे में लड़कियों और लड़कों दोनों को पता होना चाहिए। लड़कियों को तो ऑब्वियस रीजंस की वजह से ये जानकारी दी जानी चाहिए। साथ ही लड़कों को भी इस नॉर्मल बॉडी फंक्शन के बारे में बताना चाहिए ताकि वो अपने आसपास लड़कियों की हेल्प कर सकें, पीरियड्स की इन्फॉर्मेशन को सेंसिटिवली हैंडल कर सकें, पीरियड्स के टाइम पर अपनी माँ, बहन और फ्रेंड्स को कंफर्ट दे सकें और आगे जाकर अपने पार्टनर के साथ एक अच्छी सेक्सुअल लाइफ बिता सकें। लड़कियों में शारीरिक परिवर्तन दिखने पर या लगभग 10 से 11 साल की उम्र में मासिक धर्म के बारे में इंफॉर्मेशन देकर इसे कैसे मैनेज करना है समझा देना चाहिए, जिससे वो शरीर में होने वाली इस नॉर्मल प्रोसेस के लिए मेंटली प्रिपेयर हो जाएं। इसकी वजह से लड़कियों पर आने जाने या खेलने कूदने पर पाबंदी नहीं लगानी चाहिए। आगे आपको बताते चलें कि आपके मासिक चक्र के बीच कितने दिनों का गैप रहता है और आप इसे कैसे समझ सकते हैं। 2 पीरियड्स के बीच का फिक्स टाइम मासिक चक्र यानी मेंस्ट्रुअल साइकिल कहलाता है। फिक्स टाइम पर पीरियड्स होने का मतलब है कि शरीर के सभी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन स्वस्थ हैं और अच्छा काम कर रहे हैं। मेंस्ट्रुअल साइकिल की वजह से ऐसे हार्मोन बनते हैं जो बॉडी को हेल्दी रखते हैं। हर महीने ये हार्मोन शरीर को कंसीव यानी गर्भ धारण के लिए तैयार कर देते हैं। हालांकि ये बात याद रखनी बहुत ज़रूरी है
कि छोटी बच्चियों के पीरियड शुरू होने के बावजूद भी उनका शरीर पूरी तरह से प्रेगनेंसी के लिए तैयार नहीं होता है। वही बढ़ती उम्र में होते हैं और बॉडी को पूरी तरह डेवलप होने में लगभग 18 साल लग जाते हैं। मेंस्ट्रुअल साइकिल के दिन की गिनती पीरियड शुरू होने के पहले दिन से अगली पीरियड शुरू होने के पहले दिन तक की जाती है। लड़कियों में ये साइकिल 21 दिन से 45 दिन तक हो सकता है। महिलाओं का मेंस्ट्रुअल साइकिल 21 दिन से 35 दिन तक हो सकता है। नॉर्मली मेंस्ट्रुअल साइकिल 28 दिन का होता है। मेंस्ट्रुअल साइकिल के शुरू के दिनों में ईस्ट्रोजन हार्मोन बढ़ना शुरू हो जाता है। ये हार्मोन शरीर को स्वस्थ रखता है, स्पेशली ये औरतों की हड्डियों को मजबूत बनाता है। साथ ही इस हार्मोन के कारण ओवरी की इंटरनल वॉल पर ब्लड और टिश्यूज की एक मखमली परत बनती है ताकि वहाँ फीटल डेवलपमेंट यानी भ्रूण पोषण पाकर जल्दी से डेवलप हो सके। फीटस यानी भ्रूण माँ के पेट में पल रहे और जन्मे बच्चे को कहा जाता है। बच्चा पैदा होने के क्रम में किसी एक ओवरी में से एक डेवलप्ड अंडा निकलकर फेलोपियन ट्यूब में पहुंचता है। इसे ओव्यूलेशन कहते हैं। आमतौर पर ये मासिक चक्र के 10 या 14वें दिन में होता है। ओव्यूलेशन के समय कुछ हार्मोन जैसे ईस्ट्रोजन हाईएस्ट लेवल पर पहुंच जाते हैं। इसकी वजह से Audiobook प्राइवेट पार्ट्स emporium. के आसपास ब्लड सर्कुलेशन बढ़ जाता है, वाजाइनल फ्लो चेंज हो जाता है, जिसके कारण महिलाओं की सेक्सुअल डिजायर बढ़ जाती है। इसलिए इस ड्यूरेशन में सेक्स करने पर प्रेग्नेंट होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। फेलोपियन ट्यूब में अगर एग स्पर्म द्वारा फर्टिलाइज हो जाता है तो भ्रूण का डेवलपमेंट शुरू हो जाता है। अदरवाइज 12 घंटे बाद अंडा खराब हो जाता है। अंडे के खराब होने पर ईस्ट्रोजन हार्मोन का लेवल कम हो जाता है। गर्भाशय की ब्लड और टिश्यू की परत की ज़रूरत खत्म हो जाती है और ऐसे में यही परत नष्ट होकर वजाइना से बाहर निकल जाती है। इसे ही पीरियड्स, मेंस्ट्रुअल साइकिल या माहवारी भी कहा जाता है और इस दौर से गुजरने वाली औरत को रजस्वला कहा जाता है। पीरियड्स के समय अक्सर मन में यही सवाल आता है कि ब्लीडिंग कितने दिनों तक होनी चाहिए और कितनी मात्रा में होनी चाहिए जिसे सामान्य माना जाए। पीरियड के समय निकलने वाला फ्लो सिर्फ ब्लड नहीं होता है, इसमें नष्ट हो चुके टिश्यू भी होते हैं। अतः ये सोचकर कि इतना सारा रक्त शरीर से निकल गया, फिक्र नहीं करनी चाहिए। इसमें ब्लड की क्वांटिटी करीब 50 ml ही होती है। नेचुरली पीरियड्स 3 से 6 दिन तक होता है तथा ब्लड फ्लो की मात्रा भी अलग अलग हो सकती है। यदि ब्लीडिंग इससे ज़्यादा दिन तक चले तो डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए। लड़कियों को शुरू में अनियमित पीरियड्स, ज़्यादा या कम दिनों तक पीरियड, कम या ज़्यादा मात्रा में ब्लड फ्लो, डिप्रेशन आदि हो सकते हैं। इसके अलावा पीएमएस यानी पीरियड्स होने के पहले के लक्षण नजर आने लगते हैं। अलग अलग स्त्रियों को पीएमएस के अलग अलग लक्षण हो सकते हैं। इस समय पैर, पीठ और उंगलियों में सूजन या दर्द हो सकता है। स्तनों में भारीपन, दर्द या गांठें महसूस हो सकती हैं। सिर दर्द, माइग्रेन, कम या ज़्यादा भूख, मुहासे, त्वचा पर दाग धब्बे आदि हो सकते हैं। इस तरह के लक्षण पीरियड शुरू हो जाने के बाद अपने आप ठीक हो जाते हैं। पीरियड्स के दिनों में आपको ब्लीडिंग को मैनेज करने के लिए क्या यूज़ करना चाहिए? पैड, टैम्पून्स या कप? आइए आपको इसके बारे में बताते हैं। पहले औरतें मेंस्ट्रुअल कप और टैम्पून का यूज़ नहीं करती थीं क्योंकि उससे हाइमन टूटने का चांस रहता था। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि किसी फीमेल ने अपनी वर्जिनिटी खो दी है। हालांकि मेंस्ट्रुअल कप और टैम्पून कभी कभी हाइमन को खोल सकते हैं। इंडिया में हाइमन को लेकर बहुत तरह तरह की बातें होती हैं, लड़की वर्जिन होनी चाहिए वगैरह वगैरह। लेकिन अब समाज और लोगों की सोच बदल रही है। यही कारण है कि अब लड़कियां पीरियड्स के दौरान बहुत सहजता के साथ मेंस्ट्रुअल कप और टैम्पॉन को यूज़ करने लगी हैं। पीरियड्स के दौरान यूज़ किया जाने वाला टैम्पॉन पीरियड के दिनों में सेफ्टी देने का एक ईजी वे है। कपास या रेयॉन से बने टैम्पॉन को
पीरियड के समय ब्लड को सोखने के लिए वजाइना के अंदर डाला जाता है। सर्विक्स का मुंह इतना छोटा होता है कि टैम्पॉन इसके अंदर एंटर नहीं कर सकता। टैम्पॉन वजाइना के अंदर जाता है और वहां सुरक्षित तरीके से फिट हो जाता है। टैम्पॉन वजाइना की दीवारों में ब्लीडिंग को सोखते हुए फूल जाता है। टैम्पॉन के एक Audiobook सिरे पर एक Emporium. छोटा धागा होता है ताकि उसे खींचकर टैम्पॉन को आसानी से बाहर निकाला जा सके। हालांकि ज्यादातर लड़कियों को पहले ये डर रहता है कि टैम्पॉन शरीर के अंदर कहीं खो ना जाए। वहीं दूसरी तरफ मेंस्ट्रुअल कप पैड की तुलना में इकोनॉमिकल भी होते हैं और एनवायरनमेंट के अनुकूल भी माने जाते हैं। मेंस्ट्रुअल कप के यूज से पहले महिलाओं के मन में कई सवाल रहते हैं। क्या मेंस्ट्रुअल कप का इस्तेमाल पूरी तरह सेफ है? क्या ये सैनिटरी नैपकिन से ज़्यादा कंफर्टेबल है? क्या पीरियड के समय इन्हें पहनकर चलना फिरना इजी होता है या नहीं? बेशक कुछ महिलाओं के अनुसार इन कप को यूज़ करना कंफर्टेबल होता है, जबकि कुछ महिलाएं इन कप के इस्तेमाल को लेकर कंफर्टेबल नहीं होती। ये हर महिला की चॉइस पर डिपेंड करता है कि वो इसे यूज़ करने को लेकर कंफर्टेबल है या नहीं। सिलिकॉन या लेटेक्स से बना मेंस्ट्रुअल कप की शेप का होता है। ये छोटा सा टूल होता है जो पीरियड के दौरान यूज़ किया जाता है। इसे वजाइना में फिट किया जाता है जिससे पीरियड के दौरान आने वाला ब्लड इस कप में इकट्ठा होता है। ये कप अलग अलग साइज में मार्केट में अवेलेबल होते हैं। आपको अपनी वजाइना और सर्विक्स के साइज के अनुसार ही सही कप को चूज करना चाहिए, क्योंकि गलत साइज का कप लगाने से एक तो डिस्कम्फर्ट होगा, दूसरा लीकेज का भी डर रहता है। मेंस्ट्रुअल कप का साइज आपकी एज, यूट्रस एंट्री पॉइंट की लंबाई और पीरियड्स के दौरान होने वाले ब्लड फ्लो की क्वांटिटी जैसी कई बातों को ध्यान में रखकर लगाया जाता है। इसलिए पहली बार मेंस्ट्रुअल कप का यूज़ करने से पहले सही साइज जानने के लिए और सही तरीके से लगाने के लिए किसी गायनेकोलॉजिस्ट की देख रेख में इसे लगाना सही रहता है। मेंस्ट्रुअल कप को यूज़ करने से पहले सबसे पहले अपने हाथों को साबुन से अच्छी तरह धोकर साफ कर लें। फिर मेंस्ट्रुअल कप को थोड़ा सा मोड़ें और उसे वजाइना के अंदर डालें। इसे वजाइना से यूट्रस में जाने वाले रास्ते में फिट किया जाता है। शुरुआत में इसे वजाइना के अंदर फिट करने में थोड़ी प्रॉब्लम आ सकती है, लेकिन एक बार यूज़ करने के बाद अगली बार से ये प्रोसेस एकदम ईजी लगने लगता है। मेंस्ट्रुअल कप जब वजाइना के अंदर चला जाए तो इसे हल्का सा घुमाएं, जिससे ये अच्छी तरह फिट हो जाएगा। सही तरीके से फिट होने के बाद इससे लीकेज का डर नहीं रहता है। सिलिकॉन या लेटेक्स से बने होने की वजह से आसानी से ये वजाइना में फिट हो जाते हैं और इन्हें लगाकर काम करने या चलने फिरने में कोई परेशानी महसूस नहीं होती है। इन कप की बनावट ऐसी होती है कि काम करते या चलते फिरते समय ये अपनी जगह से फिसलते नहीं हैं। अब बात करते हैं सैनिटरी पैड्स की। सैनिटरी पैड्स की सेल दूसरी चीज़ों के मुकाबले ज़्यादा होती है। सैनिटरी पैड्स के यूज़ को लेकर भी तरह तरह की बातें सामने आती रहती हैं। कभी लोगों में ये मिथ फैल जाता है कि इसे यूज़ करने से कैंसर हो सकता है। कभी ऐसी बात सामने आती है कि ये एनवायरनमेंट के लिए अनुकूल नहीं है। अब आपको बता दें कि आखिर सच क्या है, सैनिटरी पैड्स कितने सेफ हैं और कितने नहीं, क्योंकि ये हर महिला के लिए Audiobook जानना Emporium. बेहद ज़रूरी है। पहले तो ये है कि सैनिटरी पैड्स को पैंटी में चिपकाने के कारण वो अपनी जगह से हिलते नहीं हैं और आप आराम से कहीं भी आ जा सकती हैं। दूसरा, हैवी पीरियड्स में सैनिटरी पैड्स टैम्पून और कप की तुलना में ज़्यादा देर तक चलता है। सैनिटरी पैड को वजाइना में अंदर डालने की ज़रूरत नहीं, जिससे यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन होने का खतरा कम होता है। वहीं सैनिटरी पैड के बहुत से नुकसान भी हैं, जैसे सैनिटरी पैड बहुत पतले होते हैं और अगर वो अच्छी क्वालिटी के नहीं हैं तो लीकेज का डर रहता है। सैनिटरी पैड पहनकर आप स्विमिंग नहीं कर सकते हैं। सैनिटरी पैड एनवायरनमेंट में डिस्पोज करने पर एनवायरनमेंट को नुकसान पहुंचता है। सैनिटरी पैड चलने फिरने के दौरान सिकुड़ जाता है, जिससे अंडरगारमेंट खराब हो सकती है। साथ ही सैनिटरी पैड्स के इस्तेमाल से थाई के साइड में रैशेस की भी प्रॉब्लम हो सकती है।
वहीं दूसरी तरफ टैम्पून्स का साइज छोटा होने की वजह से आप इसे आसानी से कैरी कर सकते हैं। टैम्पून्स लगाकर आप स्विमिंग कर सकते हैं। स्विमिंग सूट में टैम्पून्स दिखाई नहीं देगा और अगर सही तरीके से लगा है तो आपको महसूस भी नहीं होगा। टैम्पून के यूज से टॉक्सिक शॉक सिंड्रोम यानी टीसीएस होने का रिस्क रहता है। इसमें कुछ बैक्टीरियल इन्फेक्शन के कारण जान जाने जैसे जोखिम भी हो सकते हैं। टैम्पून्स को वजाइना में डालने में समस्या होती है। अगर टैम्पॉन गलत इंसर्ट हुआ तो लीकेज का रिस्क बहुत बढ़ जाता है। टैम्पून के कारण वजाइना में यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन होने का खतरा ज़्यादा होता है। इसके अलावा वजाइना में खुजली या जलन की प्रॉब्लम हो सकती है। सारे एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस जानने के बाद ये आप पर निर्भर करता है कि औरतें पीरियड के दौरान क्या यूज़ करना चाहती हैं और उनके लिए क्या कंफर्टेबल होता है। तो ये तो बात हो गई पीरियड्स और पीरियड के दौरान यूज़ होने वाले अलग अलग प्रोडक्ट की। आगे के एपिसोड में हम कुछ ऐसी चीज़ों की बात करेंगे जिन्हें कॉन्ट्रासेप्टिव कहते हैं। कभी ऐसा माना जाता था कि बच्चे भगवान की देन होते हैं, इसलिए सेक्स करते समय प्रोटेक्शन का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। इसके चलते महिला हर साल या तो प्रेग्नेंट रहती थी या फिर सेक्स करने से डरती थी। इसलिए कपल सेक्स को एंजॉय भी नहीं कर पाते थे। आजकल युवाओं में सेक्स के प्रति खुलापन बढ़ा है। ऐसे में उनके लिए ज़रूरी है कि सेक्स के दौरान वो सतर्क रहें। सेफ सेक्स के लिए ये और भी ज़रूरी हो जाता है। सेक्स के दौरान कॉन्ट्रासेप्टिव्स का इस्तेमाल करें। पर ये कॉन्ट्रासेप्टिव क्या होते हैं और इन्हें कैसे यूज़ किया जाता है? तो चलिए इन सवालों के जवाब आपको डिटेल में देते हैं। गर्भ निरोध यानी प्रेगनेंसी से बचने के लिए जो दवाइयाँ, डिवाइसेस या तरीके अपनाए जाते हैं उन्हें हम कॉन्ट्रासेप्टिव्स कहते हैं। इन्हें प्रोटेक्शन भी कहा जाता है। हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से भी सेक्स के समय कपल्स को कॉन्ट्रासेप्टिव्स का यूज़ ज़रूर करना चाहिए। बिना प्रोटेक्शन के दोनों या दोनों में से किसी एक पार्टनर को एसटीडी या फीमेल पार्टनर को अनवांटेड प्रेगनेंसी की समस्या का सामना करना पड़ सकता है। ऐसे में कॉन्ट्रासेप्टिव्स का यूज़ करके ही इन परेशानियों से बचा जा सकता है। सेफ सेक्स की बात करें तो कॉन्डम सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाने Audiobook in वाला Korean. कॉन्ट्रासेप्टिव है। ये हर जगह इजीली अवेलेबल है और इसे यूज़ करना भी बहुत ही सिंपल है। आजकल तो मार्केट में तरह तरह के कलरफुल और फ्लेवर्ड कॉन्डम्स अवेलेबल हैं। यही नहीं, कॉन्डम अलग अलग क्वालिटी और थिक एंड थिन टेक्सचर में भी मार्केट में अवेलेबल हैं। लेकिन इन सब के बावजूद ये याद रखना ज़रूरी है कि कॉन्डम प्रेगनेंसी को रोकने में 100% इफ़ेक्टिव नहीं है। बहुत सारे कपल्स कॉन्डम को यूज़ करना प्रेफर नहीं करते। ऐसे में दूसरा ऑप्शन है गर्भ निरोधक पिल्स। ये प्रेगनेंसी से बचने का पुराना उपाय है। गर्भ निरोधक गोलियां कई तरह की होती हैं। कुछ पिल्स ऐसी होती हैं जिन्हें सेक्सुअल इंटरकॉर्स के बाद इमरजेंसी में महिलाएं ले सकती हैं, तो कुछ पिल्स ऐसी होती हैं जिन्हें महीनों तक लगातार लिया जाता है। कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स भी दो तरीके की होती हैं। पहली होती हैं कंबाइंड पिल्स, जिसमें ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टिन होते हैं। इन्हें डॉक्टर के इंस्ट्रक्शंस के अनुसार डेली लिया जाना चाहिए। पिल्स पैक में अक्सर कुछ गोलियां होती हैं जो हार्मोन फ्री होती हैं। इन गोलियों को लेते समय पीरियड्स के साइकिल पर कोई फर्क नहीं पड़ता। दूसरी होती है मिनी पिल, जिसमें केवल प्रोजेस्टिन होता है। इस पिल को महिलाओं को हर दिन एक ही समय पर बिना ब्रेक के लेना चाहिए। ज़रूरी नहीं है कि मिनी पिल लेने वाली महिला का कोई शेड्यूल्ड पीरियड ही हो। हालांकि हाल ही में आए सर्वे के मुताबिक पुरुषों के लिए भी गर्भ निरोधक पिल्स बनाने के प्रयास किए जा रहे हैं। पिल्स को लेकर तरह तरह के मिथ भी महिलाओं में काफ़ी कॉमन है कि पिल्स लेने से महिलाओं का वज़न बढ़ जाता है या फिर उन्हें उल्टी आने की शिकायत रहती है या फिर अक्सर उनको शरीर में भारीपन महसूस होता है। अगर पिल्स लेने के साथ ऐसी कोई भी परेशानी आपको आ रही है तो तुरंत अपने डॉक्टर को कंसल्ट करना चाहिए। हो सकता है कि वो आपको सूट नहीं कर रही हो। इसके चलते अगर आप पिल्स खाने से बचना चाहती हैं तो इससे बेहतर एक और उपाय है। महिलाएं प्रोजेस्टेरॉन के इंजेक्शन ले सकती हैं।
एक बार इस इंजेक्शन को लेने से आपको 2.5 से 3 महीने तक प्रेग्नेंट होने का कोई खतरा नहीं रहेगा। यदि आप आगे भी सेफ्टी चाहती हैं, तो आपको लगभग 3 महीने बाद दोबारा इस इंजेक्शन को लेना होगा। दरअसल ये इंजेक्शन ओव्यूलेशन को रोक देता है, जिससे कि स्पर्म ओवरी यानी गर्भाशय तक नहीं जा पाते। इसका असर 24 घंटे के बाद दिखाई पड़ने लगता है, लेकिन ये बहुत ही असरकारक होता है। अब आगे बात करते हैं दूसरे गर्भ निरोधक ऑप्शंस की। वजाइनल रिंग एक अच्छा कॉन्ट्रासेप्टिव ऑप्शन है। इस रिंग को महीने में सिर्फ एक ही बार इस्तेमाल करने से काम चल जाता है। ये रिंग एकदम लचीली और प्लास्टिक से बनी पारदर्शी होती है। इस रिंग में गर्भ निरोधक पिल्स जैसे कि प्रोजेस्ट्रॉन और ईस्ट्रोजन हार्मोन्स मौजूद होते हैं। ये रिंग लगभग 3 सप्ताह तक धीरे धीरे हार्मोन को रिलीज करती रहती है। हार्मोन इंजेक्शन की तरह ये भी बहुत किफ़ायती होती है। गर्भ निरोधक ऑप्शंस में महिलाओं के लिए कॉपर टी उत्तम उपाय है। इसका सबसे बड़ा लाभ ये है कि इसे 5 या 10 साल के लिए लगवाया जा सकता है और इसे जब चाहे निकलवाया भी जा सकता है। इतना ही नहीं, इसके निकलवाने के बाद महिलाओं को गर्भ धारण के लिए बहुत अधिक इंतज़ार करने की भी ज़रूरत नहीं होती। अगर दोनों पार्टनर्स किसी बाहरी कॉन्ट्रासेप्टिव का इस्तेमाल नहीं करना चाहते हैं, तो प्रेगनेंसी रोकने का बेस्ट तरीका विड्रॉल मेथड है। इस तरीके को अपनाने पर सेक्स के दौरान वजाइना से बाहर इजैक्यूलेशन यानी स्पर्म रिलीज करना होता है। हालांकि इस तरीके को अपनाने के कई चैलेंजेस हैं। सबसे बड़ा चैलेंज है कि ये तरीका 100% रिजल्ट की गारंटी नहीं देता। दूसरा, इस तरीके से सेक्सुअली Audiobook ट्रांसमिटेड Emporium. डिसीज से बचने का कोई उपाय नहीं होता। तीसरा चैलेंज है कि दोनों पार्टनर्स को कंट्रोल में रहकर इस तरीके को अपनाने की ज़रूरत है। यदि मेल कॉन्ट्रासेप्टिव की बात करें तो वेसिक्टॉमी यानी नसबंदी बहुत ही सक्सेसफुल उपाय है। ये पुरुषों के लिए एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें पुरुषों का सर्जरी के जरिए बंध्याकरण किया जाता है। यानी इस प्रक्रिया में पुरुषों की स्पर्मेटिक कॉर्ड को ब्लॉक कर दिया जाता है। इससे स्पर्म सीमेन के साथ यूट्रस तक नहीं पहुंचते। हालांकि इंजेक्शन के जरिए भी नसबंदी की जाने लगी है। वैसे तो ये कपल पर डिपेंड करता है कि दोनों में से कौन कॉन्ट्रासेप्टिव ऑप्शन अपनाना चाहता है, और ये दोनों की रजामंदी से ही हो तो ज़्यादा अच्छा है। अगले एपिसोड में हम आपको सेक्स एजुकेशन के अंडर उस टॉपिक के बारे में डिटेल में बताएंगे जिस पर आम तौर पर चर्चा करते यंगस्टर्स भी शर्माते हैं। तो क्या है वो टॉपिक, जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ। हम अपने अनचाहे बालों को हटाने के लिए क्या कुछ नहीं करते। महिलाओं की बात करें तो वैक्सिंग, थ्रेडिंग या फिर हेयर रिमूवल प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल करती हैं। वहीं आजकल पुरुष भी इस दौड़ में पीछे नहीं रहे। वो भी अपने चेस्ट के बाल हटवाने के लिए वैक्सिंग, थ्रेडिंग का इस्तेमाल करते हैं। समय के साथ लोगों की सोच में बदलाव आया है। शरीर में दिखने वाले बालों के अलावा प्यूबिक एरिया यानी प्राइवेट पार्ट से बालों को हटाने के लिए हम क्या क्या नहीं करते। बिकिनी सूट वाली मॉडल्स और हेयर रिमूविंग इंडस्ट्री ने ये साबित करने में कोई कसर नहीं छोड़ी कि प्यूबिक हेयर रखना बहुत ही शर्मनाक है। अब ये एक सोच बन गई है कि बिना बाल के ही अब ज़्यादा क्लीन और सेक्सी लगेंगे। इससे पहले कि आप भी अपने प्यूबिक हेयर पर शर्मिंदगी फील करने लगें, हम बताते हैं कि इनके होने के कुछ फायदे। जैसे प्यूबिक हेयर आपकी प्यूबर्टी का संकेत देते हैं। एक खास उम्र के बाद ही औरतों और पुरुषों के प्राइवेट पार्ट्स पर बाल आने शुरू होते हैं। इससे पता चलता है कि वो सेक्सुअली मैच्योर हो गए हैं और उनका शरीर अब प्रोक्रिएशन के लिए तैयार है। प्यूबिक हेयर कुछ खास बायोलॉजिकल बेनिफिट्स देते हैं। ये इंसानों के इनर पार्ट्स की सुरक्षा करते हैं। आपके प्राइवेट पार्ट के आसपास की स्किन बॉडी के अन्य हिस्सों की स्किन से ज़्यादा सेंसिटिव होती है। आपके प्यूबिक हेयर बैक्टीरिया और फंगल इन्फेक्शन से प्राइवेट पार्ट्स की रक्षा करते हैं। ये वजाइना को बाहरी कणों के साथ सीधे कांटेक्ट में आने से रोकते हैं। प्यूबिक हेयर रिप्रोडक्टिव ऑर्गन की जगह को वार्म और हाइड्रेटेड रखने के लिए भी जाने जाते हैं, जिसके बिना आपकी स्किन ड्राई हो जाती है।
और पसीने और नमी की कमी के कारण वहाँ ड्राइनेस हो सकती है। प्यूबिक हेयर प्राइवेट पार्ट से रिलीज होने वाले फेरोमोन को होल्ड करने में इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। फेरोमोन्स बॉडी में केमिकल मैसेंजर्स की तरह काम करता है जो सेक्सुअल एक्टिविटी के लिए पार्टनर को अट्रैक्ट करती है। बेशक ये आपकी पर्सनल चॉइस है कि आप इन्हें रखना चाहें या रिमूव करना चाहें, पर अब कम से कम आपको इनके होने का सही कारण तो पता चल ही गया है। जब तक आप अपने इंटरनल पार्ट्स की अच्छी तरह देखभाल करते हैं तब तक ठीक है। इसमें प्यूबिक हेयर की केयर भी ज़रूरी है। हाइजीन के लिहाज से अगर आप इन्हें रिमूव करना चाहते हैं तो भी ये ज़रूर ध्यान में रखें कि आपका इंटीमेट एरिया साफ सुथरा रहे। आज के समय के युवक और युवतियों में पब्लिक एरिया के बालों को शेव Audiobook करना एक emporium. ट्रेंड बन गया है, लेकिन इसे बढ़िया तरीके से करने के लिए थोड़ी कुशलता की ज़रूरत होती है। साथ ही इस बात को याद रखना ज़रूरी है कि नॉर्मल रिजल्ट प्यूबिक हेयर के रिमूवल के लिए नहीं बने होते हैं। प्यूबिक हेयर रिमूव करने के लिए खास नज़र आते हैं जो प्यूबिक हेयर के लिए बने होते हैं। एक और इम्पोर्टेंट बात को ध्यान में रखना बहुत ज़रूरी है कि आप अपने रेजर को किसी और के साथ शेयर नहीं कर सकते। ऐसा करने पर इन्फेक्शन के चांसेस होते हैं। शेविंग के अलावा वैक्सिंग भी प्यूबिक हेयर हटाने का अच्छा तरीका है। प्राइवेट पार्ट के हेयर रिमूवल को बिकनी वैक्स कहा जाता है। आजकल लगभग हर सैलून में बिकनी वैक्स की सुविधाएं उपलब्ध हैं। प्यूबिक हेयर हटाने के लिए खास तौर का बॉक्स इस्तेमाल किया जाता है। साथ ही ये ज़रूरी है कि इस प्रोसेस को कोई प्रोफेशनल द्वारा करवाया जाए ताकि पेन और इन्फेक्शन से आप बचे रह सकें। पुरुष भी प्यूबिक हेयर रिमूवल करवा सकते हैं। आप किसी भी यूनिसेक्स सैलून में जाकर इस सुविधा का लाभ उठा सकते हैं। क्या आपको पता है कि प्यूबिक हेयर रिमूवल के लिए आज मार्केट में तरह तरह के प्रोडक्ट आ गए हैं। रेजर्स और वैक्स के अलावा तरह तरह की हेयर रिमूविंग क्रीम भी मार्केट में अवेलेबल हैं। ये खास प्यूबिक एरिया के लिए बनी होती हैं और 100% इफ़ेक्टिव होती हैं। जो लोग हमेशा के लिए प्यूबिक हेयर से छुटकारा पाना चाहते हैं वो लेज़र हेयर रिमूवल ट्राई कर सकते हैं। तरीके से एक्सपर्ट्स लेज़र किरणों के द्वारा हमेशा के लिए बाल आना बंद करवा देते हैं। लेज़र हेयर रिमूवल टेक्निक सिर्फ प्यूबिक हेयर ही नहीं बल्कि शरीर के हर हिस्से पर काम करता है। इस टेक्निक में सिर्फ एक ही दिक्कत है कि ये बाकी तरीकों से महंगी है। हालांकि अगर लॉन्ग टर्म इफ़ेक्ट की बात करें तो इससे हमेशा के लिए प्यूबिक हेयर में छुटकारा मिल जाता है। चाहे आप प्यूबिक हेयर रखें या नहीं, पर इस बात का हमेशा ध्यान रखें कि आपका प्यूबिक एरिया साफ है। ये सिर्फ सेक्सुअल इंटरकॉर्स के लिए ही नहीं बल्कि पर्सनल हाइजीन के लिए भी ज़रूरी है। प्यूबिक हेयर को लेकर जो भी आपके मन में सवाल होंगे, जिज्ञासाएं होंगी, हमें उम्मीद है कि इस एपिसोड से आपके उन सारे सवालों का जवाब आपको मिल गया होगा। अब बढ़ते हैं अगले एपिसोड की तरफ। अगले एपिसोड में हम बात करेंगे एक ऐसे टॉपिक पर जिसे लेकर कई इंसान अक्सर बहुत कंफ्यूज्ड रहते हैं। वो टॉपिक है मैस्टरबेशन यानी हस्तमैथुन। तो बने रहिए हमारे साथ और सुनते रहिए कुकू एफएम। हस्तमैथुन यानी मैस्टरबेशन को लेकर तमाम तरह के मिथ सोसाइटी में प्रचलित हैं और इन्हीं मिथ्स का फ़ायदा उठाते हैं बाबा, वैद्य या झोला छाप डॉक्टर। बहुत सारे यंगस्टर्स को हाई सेक्स ड्राइव के चलते मैस्टरबेशन करने की इच्छा होती है। बहुत बार तो वो इसे बहुत ज़्यादा फ्रीक्वेंट करने लग जाते हैं जिसके चलते उन्हें ऐसा लगने लगता है कि या तो उनका प्राइवेट पार्ट छोटा हो गया है या फिर वो सेक्सुअल रिलेशनशिप में कभी भी अपने पार्टनर को खुश नहीं रख पाएंगे या फिर वो सेक्स ही नहीं कर पाएंगे। इन सब सवालों के जवाब जानने के लिए वो तरह तरह के ऑप्शन तलाशते हैं। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें कि मैस्टरबेशन एक नॉर्मल फिजिकल एक्टिविटी है। ये फिजिकल और सेक्सुअल स्ट्रेस से रिलीफ पाने का एक आसान तरीका है। वैसे तो सामान्य रूप से किए जाने वाले हस्तमैथुन के कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है, लेकिन कोई भी चीज़ को एक्सेस में करना Audiobook emporium. नुकसानदायक हो सकता है। इसी तरह ज़्यादा हस्तमैथुन भी आपकी रोज़मर्रा की ज़िंदगी और आपके रिश्तों को नुकसान पहुंचा सकता है।
अगर हम मैस्टरबेशन के फ़ायदों की बात करें, तो चाहे महिला हो या पुरुष, ये आसानी से दोनों का स्ट्रेस कम करता है। कुछ रिसर्च के अकॉर्डिंग रेगुलर मैस्टरबेशन से प्रोस्टेट कैंसर का खतरा कम हो जाता है। हालांकि इन दोनों के बीच क्या कनेक्शन है, इस पर अभी भी रिसर्च चल रही है। प्रेगनेंसी के समय हार्मोन चेंज के कारण कुछ महिलाओं में सेक्स की इच्छा बढ़ जाती है। इस समय सेक्सुअल डिजायर से राहत पाने का एक आसान और सेफ तरीका है। मैस्टरबेशन करने से डोपामाइन और ऑक्सीटोसिन जैसे फील गुड न्यूरोकेमिकल्स रिलीज होते हैं, जो खुशी और सैटिस्फैक्शन प्रदान करते हैं। साथ ही आपके ब्रेन के कुछ हिस्सों को एक्टिव भी करते हैं। मैस्टरबेशन के ना सिर्फ शारीरिक बेनिफिट्स हैं, बल्कि मानसिक रूप से भी इसके बेनिफिट्स देखने को मिलते हैं। एक्सपर्ट्स ये भी कहते हैं कि मैस्टरबेशन के बाद नींद बहुत अच्छी आती है। साथ ही ये बात तो ऑलरेडी प्रूव की जा चुकी है कि मैस्टरबेशन से किसी भी तरह की एसटीडी या यूटीआई का खतरा नहीं होता है। अगर आपको ज़्यादा मैस्टरबेशन करने की आदत पड़ गई है और आप इससे बचना चाहते हैं, तो आप अपना ध्यान किसी हेल्दी ऑप्शन की ओर मोड़ें। अगर फिर भी आप इससे खुद को दूर नहीं कर पा रहे हैं, तो आप साइकियाट्रिस्ट से डिस्कस कर सकते हैं, क्योंकि कई बार इनर स्ट्रेस भी इसका एक कारण हो सकता है। ये खुद की देखभाल और स्वास्थ्य को बेहतर बनाने का एक सुरक्षित तरीका है। बस इसे अपनी आदत ना बनने दें। मैस्टरबेशन के भी कुछ फायदे और कुछ नुकसान हैं। किसी भी प्रकार की सेक्स संबंधित समस्या होने पर डॉक्टर की सलाह लें। अगर आपको लगता है कि मास्टरबेशन करने की वजह से आपकी पर्सनल लाइफ, आपका जॉब या आपकी सोशल लाइफ इफेक्ट हो रही है, तो ये डॉक्टर से बात करने का सही समय है। अक्सर बहुत सारी ऐसी क्वेरीज सामने आती हैं कि क्या मैस्टरबेशन से स्पर्म काउंट घटता है। तो आइए इस क्वेरी के बारे में डिटेल में बात करते हैं। मैस्टरबेशन का मतलब ये नहीं है कि इसकी वजह से आपका पिता बनने का सपना टूट जाएगा। अगर आप निकट भविष्य में अपना परिवार बढ़ाने का सोच रहे हैं, तो आपको कुछ समय के लिए हस्तमैथुन को रोकना पड़ेगा, ताकि आप अपने साथी को गर्भ धारण कराने में सफल हो पाएं। आमतौर पर लोगों के बीच ऐसी सोच है कि हमारे शरीर में स्पर्म की मात्रा फिक्स है, लेकिन असल में ऐसा कुछ भी नहीं है। हमारे शरीर में स्पर्म का रेगुलर प्रोडक्शन होता है, बिल्कुल वैसे ही जैसे खून हमारे शरीर में बनता है। ठीक उसी तरह स्पर्म भी हमारे शरीर में बनता है। जैसे जैसे हम बुढ़ापे की तरफ बढ़ते हैं, वैसे वैसे इसका प्रोडक्शन कम हो जाता है। तो ज़्यादा मैस्टरबेट करने से स्पर्म काउंट में कभी कमी नहीं आती। रेगुलर मैस्टरबेशन करने की वजह से शरीर में उतना स्पर्म बन नहीं पाता, क्योंकि मैस्टरबेशन करने की गति शरीर में स्पर्म बनने की गति से ज़्यादा है। Audiobook और इसी Emporium. कारण अगली बार हस्तमैथुन करने पर कम क्वांटिटी में स्पर्म बाहर आता है। इसी वजह से लोगों में ये गलत मिथ फैल गया है कि हस्तमैथुन करने से स्पर्म काउंट घटता है। प्रेगनेंसी के दौरान मैस्टरबेशन सही है या नहीं, ये जानना भी बहुत ज़रूरी हो जाता है। कुछ प्रेग्नेंट महिलाओं में सेक्स को लेकर इच्छा खत्म हो जाती है, तो कुछ महिलाओं में सेक्स के प्रति इच्छा बढ़ भी जाती है। ऐसे में मैस्टरबेशन ऑर्गेज़म पाने का सही तरीका हो सकता है। लो रिस्क प्रेगनेंसी में मैस्टरबेट करना किसी भी महिला या उसके भ्रूण पर कोई नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं डालता है। वहीं अगर किसी प्रेग्नेंट लेडी को हाई रिस्क प्रेगनेंसी है, तो ऑर्गेज़म के कारण लेबर में जाने की पॉसिबिलिटीज़ बढ़ सकती हैं। आमतौर पर इंसानों में मैस्टरबेशन की इच्छा प्यूबर्टी से शुरू हो जाती है, जो बेहद आम होता है। कई बार हम टीन्स में मैस्टरबेशन की आदत देख सकते हैं। ऐसे में सेक्स एजुकेशन के द्वारा ये बताना बहुत ज़रूरी हो जाता है कि उनकी बॉडी अभी भी डेवलप हो रही है और मैस्टरबेशन से उनके प्राइवेट पार्ट्स में इंजरी हो सकती है। मैस्टरबेशन सेक्सुअल सैटिस्फैक्शन पाने का बेहतरीन तरीका है। इसे आप फोरप्ले के टाइम भी ट्राई कर सकते हैं। मैस्टरबेशन की बात हो तो सेक्स टॉयज़ की बात करना बेहद ज़रूरी हो जाता है। मैस्टरबेशन में सेक्स टॉयज़ का बहुत अहम रोल है। हालांकि इंडिया में इस तरह के टॉयज़ पहले अवेलेबल नहीं होती थी, पर आज ऑनलाइन ये टॉयज़ आसानी से खरीदी जा सकती हैं। औरतें और पुरुष दोनों इस तरह के टॉयज़ को यूज़ करके अपनी सेक्सुअल नीड्स पूरी कर सकते हैं
और कंसेंट के साथ एक दूसरे पर आजमा कर अपने पार्टनर को सेटिस्फैक्शन दे सकते हैं। अगर आप मैस्टरबेशन के लिए किसी तरह के टूल्स या सेक्स टॉयज का यूज़ करते हैं तो प्रेगनेंसी के दौरान इनका यूज़ ना करें। डिलीवरी का समय करीब हो तो इससे बचे रहें। इसके अलावा प्रेगनेंसी में मैस्टरबेशन बहुत ही केयरफुली करना चाहिए ताकि इससे वाटर बैग पर कोई प्रेशर ना पड़े। सेक्स एजुकेशन की बात हो तो एसटीआई और यूटीआईज की बात करना बेहद इम्पोर्टेंट है। आइए जानते हैं कि ये क्या है और किस तरह हमें असर करता है। लोग आमतौर पर किसी भी बीमारी के बारे में बात करने से नहीं कतराते, लेकिन अगर किसी भी तरह की सेक्सुअल डिजीजेस की बात की जाए तो उसकी चर्चा कभी भी सुनने को नहीं मिलती। और तो और जब तक वो समस्या बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ जाती, लोग डॉक्टर के पास जाकर भी कंसल्ट नहीं करते। लेकिन ऐसा करना बहुत ज़्यादा नुकसानदायक हो सकता है। इसलिए बेहतर है कि अगर आपको किसी भी तरह की सेक्सुअल डिजीज़ हो गई हो तो बिना समय गवाए अपने डॉक्टर से मिलें और कंसल्ट करें। इस एपिसोड में हम बताएंगे एसटीआई और यूटीआई के बारे में। सेक्स से केवल प्रेगनेंसी और यौन संचारित संक्रमण यानी सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शंस का खतरा ही नहीं होता है, कुछ महिलाओं को इससे यूटीआई भी हो सकता है। आश्चर्य हो रहा है, लेकिन ये सच है। Audiobook in यूटीआई Poland. या यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन एक दर्दनाक हाइजीन का मुद्दा है जो पुरुष और औरतों दोनों को इफेक्ट करता है। पेशाब करते समय जलन, प्राइवेट पार्ट में दर्द, वाइट डिस्चार्ज और कई और अनबेरेबल प्रॉब्लम्स इस बीमारी के साथ होती हैं। यूटीआई के कई कारण होते हैं, उनमें से एक है अनसेफ सेक्स। अगर आप यूटीआई और सेक्स के बीच के रिलेशन से अनजान हैं तो डॉक्टर के मुताबिक ये बातें आपके बहुत काम आ सकती हैं। यूरेथ्रा वो ट्यूब है जिसके माध्यम से यूरिनरी ट्रैक्ट से यूरिन शरीर से बाहर निकलता है। महिलाओं में ये ट्यूब छोटी होती है जिससे बैक्टीरिया के लिए एंटर करना और मूत्राशय में घुसना आसान हो जाता है। यदि आप यूटीआई से पीड़ित हैं तो इंटरकोर्स करने से बचें। जब आप एंटीबायोटिक की मदद लेते हैं तो अपने डॉक्टर से पूछें कि सेक्सुअल एक्टिविटीज़ को फिर से शुरू करने का सही समय कब होगा। बेशक आप किस, कडल और इंटीमेट हो सकते हैं, लेकिन सेक्स से परहेज करें। एक बार जब आप एंटीबायोटिक दवाइयों का कोर्स पूरा कर लें और यूटीआई दूर हो जाता है तो आप सेक्सुअल एक्टिविटीज़ को फिर से शुरू कर सकते हैं। लेकिन इंश्योर करें कि आप सेक्स करने से पहले नेसेसरी प्रिकॉशन ज़रूर लें। यौन संचारित संक्रमण यानी एसटीआई से पीड़ित ज़्यादातर लोगों में सिम्टम्स दिखाई नहीं देते, इसलिए अगर आप ठीक महसूस कर रहे हों तो भी आपको ये टेस्ट कराने चाहिए। अगर आपको लगता है कि आपको एसटीआई है, जितनी जल्दी आप टेस्ट करवाएंगे उतनी ही जल्दी इलाज को शुरू किया जा सकेगा। यूटीआई से बचाव के लिए आपको सेक्स बंद करने की ज़रूरत नहीं है। कुछ आसान टिप्स की मदद से आप बैक्टीरिया के प्रोडक्शन को कम कर सकते हैं और सेक्स से यूटीआई होने के जोखिम को कम कर सकते हैं। सेक्सुअली एक्टिव होने के बावजूद आप यूटीआई की कुछ बातों का ध्यान रखकर रोक सकते हैं, जैसे सेक्स से पहले और तुरंत बाद पेशाब करें। यह आपके सिस्टम को फ्लश करेगा और आपके यूरिनरी ट्रैक्ट में प्रवेश वाले बैक्टीरिया को पहुंचने से रोकेगा। सेक्स से पहले और बाद में अपने जेनाइटल्स और एनस को केवल आगे से पीछे पोंछते हुए साफ करें। खूब पानी पीकर हाइड्रेट रहें। फिर सेक्स के बाद एक एक्स्ट्रा ग्लास पानी पिएं। ये आपके यूरिनरी ट्रैक्ट को अनवांटेड बैक्टीरिया से छुटकारा दिलाने में मदद करेगा। एसटीआई सेक्सुअल रिलेशंस के द्वारा एक इंसान से दूसरे इंसान में पहुंच जाता है। इसमें वजाइना, एनल और ओरल सेक्स भी शामिल हैं। आप जिनसे सेक्सुअल रिलेशनशिप बनाते हैं उनके द्वारा एसटीआई से इन्फेक्टेड हो सकते हैं या उन्हें इन्फेक्टेड कर सकते हैं। एसटीआई पुरुषों से महिलाओं में, महिलाओं से पुरुषों में, महिलाओं से महिलाएं और पुरुषों से पुरुषों में फैल सकता है। बहुत सारे एसटीआई का इलाज एंटीबायोटिक दवाइयों से किया जा सकता है। कुछ जैसे कि एचआईवी का कोई इलाज नहीं है, मगर इसे अधिक गंभीर होने से रोकने के लिए इसका इलाज किया जा सकता है।
सिर्फ देखकर आप किसी को ये पता नहीं लगा सकते कि उनको इन्फेक्शन है। इसलिए अगर आपने किसी के साथ अनसेफ सेक्सुअल रिलेशन बनाए हैं या आप खतरे में हैं तो ये इम्पोर्टेंट है कि आप अपना टेस्ट करवाएं। बहुत से लोगों को एसटीआई होता है तो वो इसके सिम्टम्स पर ध्यान नहीं देते। इनमें वो महिलाएं भी शामिल हैं जिन्हें क्लाइमाइडिया है। अगर इसका इलाज ना किया जाए तो क्लाइमाइडिया आपकी प्रेग्नेंट होने की कैपेसिटी को इफेक्ट करता है। गोनोरिया भी प्रोडक्टिव हेल्थ को प्रभावित करता है। लगभग 50% महिलाओं और 10% पुरुषों में गोनोरिया के सिम्टम्स दिखाई नहीं देते। अगर इलाज ना किया जाए तो एसटीआई आपके हेल्थ को इफेक्ट कर सकता है। महिलाओं और पुरुषों में कॉमन सिम्टम्स की बात की जाए तो अगर आपको यूरिनेट करते समय दर्द, प्राइवेट पार्ट्स के आसपास खुजली, जलन और सिहरन, प्राइवेट पार्ट्स के आसपास फुंसी, घाव, धब्बे और गांठ हो तो ये एसटीआई की सिम्टम्स हो सकते हैं। साथ ही आपके अंडरगारमेंट्स में काला पाउडर और Audiobook छोटे सफ़ेद Emporium. बिंदु प्राइवेट पार्ट्स में होने वाली जूं के अंडे हो सकते हैं। वहीं अगर सिर्फ महिलाओं में सिम्टम्स की बात करें तो पीले और हरे रंग का वजाइनल डिस्चार्ज, बदबू वाला डिस्चार्ज, पीरियड्स के बीच और सेक्स के बाद खून आना, इंटरकॉर्स के दौरान दर्द, पेट के निचले हिस्से में दर्द जैसी शिकायतें हो सकती हैं। दूसरी तरफ अगर सिर्फ पुरुषों के सिम्टम्स की बात की जाए तो पीनस से ब्लीडिंग, यूरिनरी ट्रैक्ट में जलन, पीनस के आसपास खुजली एसटीआई का इंडिकेशन हो सकती है। इन लक्षणों के होने की वजह से ज़रूरी नहीं है कि आपको एसटीआई है, लेकिन आप अपने डॉक्टर से मिलें और पता लगाएं कि इन सिम्टम्स के कारण क्या हैं और उनका इलाज करवाएं। सेक्स एक ऐसा शब्द है जिस पर बातें कम और मिथ ज़्यादा प्रचलित है। शायद ऐसा इसलिए है कि इस टॉपिक पर हर कोई बात करने से कतराता है। ऐसे में मैगजीन, पॉर्न मूवीज़, एक दूसरे से मिली आधी अधूरी जानकारी, यही सब सोर्सेज ऑफ इंफॉर्मेशन होते हैं। इसलिए ये नहीं कहा जा सकता कि इनसे मिली इंफॉर्मेशन कितनी सही और सटीक हो सकती है। हमने इस सीरीज़ में कोशिश की कि आपको सेक्स रिलेटेड सही जानकारियाँ प्रोवाइड कराई जाएं। और इस सीरीज़ के आखिरी एपिसोड में हम कुछ उन मिथ्स से पर्दा उठाने की कोशिश करेंगे जो लोगों को लगता है कि सच है, जबकि ऐसा नहीं है। हम आपको बताएंगे कुछ ऐसे मिथ्स के बारे में जो आपकी सेक्स लाइफ को इफ़ेक्ट कर रहे हैं। पहला सबसे कॉमन मिथ है कि महीने के कुछ खास दिनों में अनप्रोटेक्टेड सेक्स के दौरान औरतें प्रेग्नेंट नहीं हो सकती। इस बात पर भरोसा करके अगर आप अनप्रोटेक्टेड सेक्स करते हैं तो समझिए आप डेंजर जोन में जा रहे हैं, क्योंकि अगर आपका कैलकुलेशन गड़बड़ा गया तो रिजल्ट आपको पता है कि क्या होगा। बेशक उन दिनों में प्रेगनेंसी की संभावना कम होती है, पर एसटीआई यानी सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन की पॉसिबिलिटीज को इग्नोर नहीं किया जा सकता। दूसरा, जैसे कि हम कहानी में पढ़ते हैं या एडल्ट मूवीज में देखते हैं कि हर इंटरकॉर्स में ऑर्गेज्म होता है और वैसे ही हम अपने सेक्सुअल रिलेशनशिप में इमेजिन करने लगते हैं। ऐसा नहीं होने पर हम डिप्रेस्ड हो जाते हैं। ये मिथ कहीं ना कहीं हमारे सेक्सुअल लाइफ को इफेक्ट करता है। इनफैक्ट ये हमारे रिलेशनशिप भी खराब कर सकता है। जबकि हम हकीकत की बात करें तो ये प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। ऑर्गेज्म के लिए केवल सेक्स ही नहीं, कई सारी और बातें भी जिम्मेदार होती हैं। ये फिजिकल इंटीमेसी के साथ साथ इमोशनल रीजंस पर भी डिपेंड करता है। तो इस बात को दिमाग में बिठा लें कि हर बार ऑर्गेज्म का एक्सपीरियंस मिले ये बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है। अब आगे बढ़ते हैं तीसरे सबसे कॉमन मिथ के साथ। बिना कॉन्डम के सेक्स करना भले ही मज़ेदार और वाइल्ड लगे, पर इसकी एडवाइस कोई भी समझदार इंसान आपको नहीं देगा। ऑर्गेज्म Audiobook के पहले Emporium. पीनस को बाहर निकाल लेना एक बेहद रिस्की तरीका है। इस तरीके का बर्थ कंट्रोल की तरह कभी भी यूज़ ना करें। अगर आप प्रेगनेंसी से बचना चाहते हैं तो इस तरीके की बजाय कॉन्डम का इस्तेमाल करें। 1 सेकंड की भूल आप लोगों को भारी पड़ सकती है। सबसे ज़्यादा हैरान कर देने वाला मिथ है कि सेक्स करने से हार्ट अटैक आने की पॉसिबिलिटी ज़्यादा होती है, लेकिन अब तक ऐसा कोई इंसिडेंट सामने नहीं आया है जो सेक्स और हार्ट अटैक का किसी तरह का लिंक साबित कर दे। हो सकता है कभी कोई इंसान सेक्स करते समय हार्ट अटैक का शिकार हो गया हो, पर साइंस इसे मिथ ही मानती है। हाँ, प्रिकॉशन के तौर पर ये ज़रूर किया जा सकता है कि जिसे हार्ट अटैक आया हो
उसे अगले 4 से 6 हफ्तों तक सेक्सुअल एक्टिविटी से दूर रहने की सलाह दी जाती है। इनके अलावा 2 और मिथ हैं जो बहुत कॉमन हैं और वियर्ड भी। जैसे कि हमें आमतौर पर लगता है कि पॉर्न में जो सेक्स दिखाया जाता है वो बेस्ट होता है। इसके चलते कई बार लोग उसे फॉलो करने की कोशिश भी करते हैं, जबकि इस मिथ के नेगेटिव रिजल्ट ही सामने आते हैं। भले ही स्क्रीन पर पॉर्न स्टार्स काफ़ी देर तक और अलग अलग प्रकार से सेक्स करते दिखाए जाते हों, मगर असल जीवन में वो खुद भी ऐसा नहीं करते। अगर कोई भी कपल पॉर्न मूवीज को फॉलो करना शुरू कर देता है तो उनका सेक्सुअल रिलेशनशिप खराब हो जाता है, क्योंकि ऐसे में बहुत सारी फैंटेसीज लेकर वो आगे बढ़ते हैं, जबकि असल जिंदगी में ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। सबसे बड़ा मिथ जिसने आज तक कई पुरुषों का सुख चैन छीना है वो है उनके खुद के पीनस की लंबाई को लेकर डिससैटिस्फैक्शन। ज्यादातर पुरुषों को लगता है कि अच्छी सेक्सुअल लाइफ के लिए पीनस का लंबा होना बहुत जरूरी है। ये भी देखा गया है कि कई पुरुषों ने पीनस को लंबा करने के अलग अलग तरीके अपनाए हैं, पर सच तो ये है कि पीनस की लंबाई और सेक्सुअल सेटिस्फैक्शन का आपस में कोई लेना देना नहीं है। आप अपने खुद के सेक्सुअल सेटिस्फैक्शन और अपने पार्टनर को सेटिस्फाई करने के लिए कई तरीके अपना सकते हैं। इनमें से सबसे इम्पोर्टेंट है सेक्स के दौरान एक दूसरे की ज़रूरतों को समझना और इसके पहले फोर प्ले में टाइम बिताना। आपकी पीनस का साइज आपकी सर्टिफाइड सेक्स लाइफ को बिल्कुल भी इफेक्ट नहीं कर सकता। इसके अलावा आखिर में हम बात करेंगे कि कई महिलाएं सोचती हैं कि पुरुषों को ही सेक्स करने के लिए पहल करना चाहिए। तो सच मानिए ऐसा बिल्कुल नहीं है। दरअसल सेक्सुअल ड्राइव एक फिजिकल नीड है। इसमें दोनों का ही पार्टिसिपेशन एक समान होना चाहिए। कई महिलाएं अपनी सेक्स की इच्छाओं को छुपाती हैं और चाहती हैं कि पुरुष ही इनिशिएट करे, लेकिन ये सही तरीका नहीं है। औरतों को भी पूरे जोश के साथ अपने साथी का सेक्सुअल एक्टिविटीज में साथ देना चाहिए। हमने अपनी सीरीज में आपको सेक्स एजुकेशन टॉपिक से रिलेटेड हर तरह की इंफॉर्मेशन देने की पूरी कोशिश की है, इसलिए हम आशा करते हैं कि आप इस टॉपिक पर पहले से कहीं ज़्यादा अवेयर होंगे। हमें उम्मीद है कि सेक्स एजुकेशन पर बेस्ड हमारी ये ऑडियो बुक आपको काफ़ी इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं और सुनते रहिए कुकू एफएम। कुकू एफएम, सुने जो मन चाहे। Audiobook Emporium.